अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फेलोज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के हवाले से। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इन चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम डाउन इन अ ग्रुप आते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। तो फिर पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है अक्रॉस अ पीरियड, लेकिन एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो इसकी क्या रीज़न है? देखें, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है। जब हम डाउन इन अ ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने के साथ साथ नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। मेन जो चीज़ है ना वो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। डाउन इन अ ग्रुप जब हम देखते हैं तो मेन चीज़ नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर लेता हूँ, उसका फर्स्ट मेंबर एट द टॉप जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के पास 1 शेल होता है, लिथियम के पास 2 शेल्स होते हैं, सोडियम के पास 3, देन पोटाशियम के पास 4, देन रुबिडियम के पास 5, देन सीजियम के पास 6, देन फ्रांसियम के पास 7 शेल्स होते हैं। मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं डाउन इन अ ग्रुप। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो ये तो रीज़न हो गई डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है। फिर हम देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज या एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज क्यों होता है। तो जनरल ट्रेंड ये होता है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है। तो जितनी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, उतनी ज़्यादा मजबूती से अपने पास खींचेगी। तो फिर क्या होगा कि वैलेंस शेल स्लाइटली मूव कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज ग्रेजुअली क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो ये रीज़न होती है किसकी कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के पास। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के पास जब हम आते हैं तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में हम एक चीज़ देखते हैं कि चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। द gradual decrease in the ionic radii of lanthanides from lanthanum to lutetium due to increase in the atomic number is known as lanthanide contraction। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो होती है वो क्यों होती है। तो इसका काज ये है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू लुटीशियम, जब हम मूव करते हैं तो फिर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होती है, और जितनी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या है कि स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन किया था कि जब यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मतलब रिपल्शन भी तो इंक्रीज होती है ना, रिपल्शन भी तो होगी इनमें।
ठीक है। तो रिपल्शन भी होगी, लेकिन रिपल्शन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी यहाँ पर जितना कि अट्रैक्शन होगी, जितना कि अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा, जी माइनस सिग्मा यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर जी इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जी किसको शो कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज को शो कर रहा है। उसके बाद सिग्मा यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है, रिपल्शन को शो कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, देखिए शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, कॉमनली शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स होते हैं उनमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स होते हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को कम करते हैं, ये होती है शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सिग्मा। रिपल्शन क्या है, सिग्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिपल्शन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्यों, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा नहीं होती, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। अब हम देखते हैं 4f जो सबशेल है उसकी इम्परफेक्ट शील्डिंग क्या है, इम्परफेक्ट क्यों होती है, या पहले हम 4f सबशेल के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। दरअसल लैंथेनाइट सीरीज में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट मेंबर जो लैंथेनाइट सीरीज का आता है वो होता है लैंथेनम, लैंथेनम। ठीक है, इसी वजह से इस सीरीज को लैंथेनाइट सीरीज का नाम देते हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज के बारे में। तो लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 57, 57 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी, ज़ीनॉन, उसके बाद 6s2, फिर 4f0 एंड देन 5d1। देखिए यहाँ पर एक कॉमन, मैं आपको जो इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके बारे में बता देता हूँ दोबारा से। वो होती है ये ज़ीनॉन, उसके बाद 6s2, ज़ीनॉन यहाँ पर कॉमन है और 6s2 कॉमन है फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। ज़ीनॉन configuration and 6s2 configuration is common for all the lanthanide series। उसके बाद डिफरेंस कहाँ आता है, 4f में आता है, देन 5d में आता है। 4f में जो फिलिंग करते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 14 तक जाते हैं, और 5d में 0 to 1, 0 to 1 मैक्सिमम 1 आता है। 5d में लैंथेनाइट सीरीज में 1 से ज़्यादा कोई भी नहीं लगता 5d में, लैंथेनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। मैं बात कर रहा था किसकी, लैंथेनम की। तो लैंथेनम के पास वही कॉमन ज़ीनॉन होगा, उसके बाद 6s2 होगा, देन 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 5d में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि आप देख सकते हो कि 4f है, 5d है, 6s है। अब मैं शेल्स की बात करता हूँ तो इसके पास कितने शेल्स हैं, 6 शेल्स हैं, 6 यहाँ पर शेल्स हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि डाउन इन अ ग्रुप जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, शेल्स की तादाद सेम रहती है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब शेल्स की तादाद सेम है तो मतलब एटॉमिक साइज भी सेम होना चाहिए, एटॉमिक साइज में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। यही बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, खैर देखते हैं। अब शेल्स की बात कर रहा था तो शेल्स सबके पास 6 है,
ऑल द मेंबर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स हैव 6 शेल्स, सबके पास 6 शेल्स होते हैं, ठीक है। 4f यानी कि चौथा शेल का सब शेल है, 5d किसका सब शेल है, पांचवें शेल का, और 6s किसका सब शेल है, छठे शेल का सब शेल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको 4, 5, 6 जो नजर आते हैं क्वांटम नंबर होता है, और क्वांटम नंबर शेल नंबर को डिनोट करता है। क्वांटम नंबर जो होता है वो शेल नंबर को बताता है। तो मतलब ये चौथे शेल का सब शेल है, ये पांचवें शेल का सब शेल है, और ये छठे शेल का सब शेल है। तो क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम इसका ड्रा करते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं, फोर्थ में तो 32 आते हैं ना। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम फोर्थ शेल में। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ शेल में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिफ्थ शेल में कितने हैं, 9, एंड देन 6 में 2। देखिए 6 का यहाँ पर सेम होगा, सबके लिए 6 का सेम होगा, क्योंकि 6s2 सबके लिए सेम है। दैट्स वाई 6 शेल जो होगा उसमें सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। चेंजिंग जो आएगी वो पांचवें और चौथे शेल में आएगी, फिफ्थ एंड फोर्थ शेल में चेंजिंग आएगी। हम देखेंगे कैसे चेंजिंग आती है। लैंथेनियम की बात करते हैं, चौथे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, और पांचवें शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चौथे शेल में 18 कैसे हैं, चौथे की बात करते हैं तो 4s में 2, 4p में 6, एंड देन 4d में 10 हो गए 18। उसके बाद 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 18 ही है। अब बात करते हैं पांचवें शेल की, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5s में 2, 5p में 6, 8 हो गए, एंड 5d में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने 9 हो गए पूरे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किसके पास, सीरियम के पास, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या बनेगा, ज़ीनॉन, देन 6s2 कॉमन, ज़ीनॉन कॉमन सबके लिए, 6s2 सबके लिए कॉमन। उसके बाद यहाँ पर 4f1 है और 5d1 है, यानी कि पांचवें शेल में यहाँ पर भी 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पांचवें शेल में, छठे में 2 ही होंगे, चौथे में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, तो 18 की जगह आप चौथे में कितने हो जाएंगे, 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये चेंजिंग आई। अब देखिए चौथे में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, 18 देन 19 देन कितने हो जाएंगे, 20 होने चाहिए थे। लेकिन अगले जो हमारे पास है Pr प्रासियोडिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, प्रासियोडिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, उसके चौथे शेल में 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, लेकिन 20 नहीं होते, 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो पांचवें शेल में था वो मूव कर गया चौथे शेल के पास, यानी कि 5d जो था, अगर यहाँ पर देखें हम तो 5d में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मूव कर गया, 4f में मूव कर गया। इस वजह से क्या हो गया कि पांचवें शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और जो चौथा शेल है उसमें 20 की बजाय यहाँ पर क्या हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं चौथे शेल में। अब यहाँ पर 5d से 4f में मूव क्यों कर गया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास 4f और 5d जो सब शेल है इनका एनर्जी लेवल सेम होता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। n+l रूल क्या बताता है, एनर्जी लेवल को बताता है। अगर n+l की वैल्यू निकालेंगे 4f के लिए तो क्या निकलेगी, 4 + 3 = 7, इसके लिए 7 निकलेगी। 5d के लिए अगर निकालेंगे तो 5 + 2 = 7, तो दोनों के लिए एनर्जी लेवल जो है वो सेम निकलता है, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जब 4f और 5d सब शेल का एनर्जी लेवल सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों में मूव कर सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकता है। तो 5d से इलेक्ट्रॉन 4f में मूव कर सकता है। दैट्स वाई आप देख रहे हो कि इस केस में प्रासियोडिनियम के केस में क्या हुआ कि 5d से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया 4f की जानिब, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज 5d में से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया 4f में। दैट्स वाई क्या हो गया कि चौथे शेल में 21 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, और पांचवें शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे नियोडीमियम के पास, प्रोमीथियम के पास, देन स्मेरियम, देन यूरोपियम। तो फिर क्या होगा कि 21 के बाद कितने आ जाएंगे इसके केस में 22, 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 22, देन 23, देन 24 एंड देन 25। अगर इसकी बात करते हैं 4f की तो क्या होगा इसके केस में 4f4 होगा, 4f5 होगा, 4f6 होगा एंड देन 4f7 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब हम जाते हैं यूरोपियम के पास तो 4f7 तक जाते हैं और शेल्स की बात करते हैं तो चौथे शेल में हम कहाँ तक जाते हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स तक जाते हैं, 25 इलेक्ट्रॉन्स तक जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किसके पास, गैडोलीनियम के पास आएंगे तो क्या होगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम ज़ीनॉन एंड देन 6s2 कॉमन सबके लिए, 4f7 वहां तक हम 7 तक पहुंच गए ये। उसके बाद 5d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5d में आ रहा है तो मतलब 5वें शेल में आ रहा है, तो 5वें शेल में अब क्या हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जो हमारे पास चौथा शेल में उसमें 25 ही होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किसके पास, टर्बियम के पास। तो हमारे पास टर्बियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 65 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ज़ीनॉन कॉमन, उसके बाद 6s2 कॉमन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये चेंज आ रही है कि यहाँ पर 4f7 था तो यहाँ पर 4f8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4f9 हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है 5d का वो मूव कर गया 4f में, इसलिए 4f में 9 हो गए, 5d में 0 इलेक्ट्रॉन रह गया। मतलब चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 दर्जा बढ़ गई है। होना चाहिए था 25 से 26, लेकिन 26 नहीं हुआ, 27 हो गया है। और यहाँ पर पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स थे 5वें शेल में, तो इसमें 5वें शेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट में वही सेम टू सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे किसके पास, डिस्प्रोसियम के पास, होलियम के पास, एर्बियम के पास, थूलियम के पास एंड इटर्बियम के पास। तो क्या होंगे 27 से क्या हो जाएंगे 28, 29, 30, 31 एंड देन 32, 32। यहाँ पर आकर जो हमारे पास चौथा शेल है वो कंप्लीट हो जाता है, चौथा शेल भी कंप्लीट हो जाता है और चौथा सब शेल भी कंप्लीट हो जाता है। 4f जो है वो यहाँ पर आकर 4f14 हो जाएगा। चौथा सब शेल भी कंप्लीट एंड चौथा शेल भी यहाँ पर कंप्लीट। तो ल्यूटीशियम को जब हम देखेंगे तो अब क्या होगा, चौथे शेल में नहीं बल्कि 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए चौथे शेल में यहाँ पर 32 है और 5वें शेल में यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5वें शेल में यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो हमने क्या देखी इस स्ट्रक्चर में, मेन चीज़ हमने ये देखी कि जब हमने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज तो चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज हो रही थी। एक तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ दूसरी क्या चीज इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ शेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज। दोनों चीज यहाँ पर यानी कि जी भी इंक्रीज हो रहा है और सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जी ज्यादा इफेक्टिव है और सिग्मा यहाँ पर जो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो 4f सब शेल होता है, 4f सब शेल इज़ मच मोर डिफ्यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। इसकी शेप जो है वो बताती है कि 4f जो सब शेल है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होने की वजह से इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इम्परफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाता। चौथा जो सब शेल है 4 सब शेल वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाता, ज़्यादा इफेक्टिवली क्या करता है कि कवर नहीं कर पाता। जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इफेक्टिवली कवर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या है कि फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगा ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f सब शेल, तो न्यूक्लियस जब
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि स्लाइटली जो वैलेंस सब शेल है, स्लाइटली जो हमारे पास वैलेंस शेल है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज मूव करेंगे तो फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम क्या होगा, आयोनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करते हैं। रीजन क्या बताई, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, शील्डिंग जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इम्परफेक्ट होगी। 4f सब शेल की शील्डिंग यहाँ पर इम्परफेक्ट होगी जिसकी वजह से अट्रैक्शन यहाँ पर हावी हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन हावी हो जाएगी तो मतलब इफेक्टिव जी जो हमारे पास है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा और वैलेंस शेल उसके करीब आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्लाइटली क्लोज आता है, ठीक है, बहुत ही कम फर्क आता है आयनिक रेडियाई में। तो अब यहां पर हमने देखा कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहे हैं, स्लाइटली डिक्रीज कर रहे हैं। वो डिक्रीज कैसा होता है, वो डिक्रीज स्टार्ट होता है 106 से, 106 पिकोमीटर से स्टार्ट होता है और आता है यहाँ पर 85 पिकोमीटर तक, 85 पिकोमीटर तक। यानी कि इसका क्या होता है, 106 होता है तो इसका फिर 104 या 103 होता है, फिर इसका 101 होता है, 101 होता है, 101 के बाद इस तरह फिर 1 या 2 दर्जे, 1 या 2 पिकोमीटर ये डिक्रीज होता है। इनका जो आयोनिक रेडियस है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 या 2 पिकोमीटर के फर्क से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और फर्स्ट मेंबर का जो है वो 105 या 106 पिकोमीटर साइज होता है। लेंथनम का जो आयनिक रेडियस है उसका साइज 105 या 106 पिकोमीटर होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, 85 पिकोमीटर, जो कि लुटीशियम है, 85 पिकोमीटर। तो ये स्लाइड चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये रीजंस हमने कवर कर ली लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की रीजंस ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कंसिक्वेंसेस कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो कंसिक्वेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं इनको चलो इरेज कर लेता हूँ, स्पेस बना लेते हैं बताने के लिए। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जब होती है, लैंथेनाइड जब कंट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो होता है, इसका जो नतीजा निकलता है वो हमारे पास क्या निकलता है कि हम लैंथेनाइड्स को केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रैक्शन की वजह से हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला नतीजा क्या निकलता है कि इट इनेबल्स अस to separate lanthanides from one another। यानी कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हम लैंथेनाइड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंसिक्वेंस है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखें, जिस तरह से हमने छोटी क्लासेस में देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं वो छोटे साइज के एलिमेंट की ज़्यादा होती है और बड़े साइज के एलिमेंट की कम होती है। क्योंकि छोटे साइज का जो एलिमेंट होता है ना उसका न्यूक्लियस वैलेंस शेल के ज़्यादा करीब होता है, जिसकी वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा मजबूती से अपने पास खींच सकता है। जिस तरह कि हमने देखा था हाइड्रोजन्स के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो फ्लोरीन की थी। ये सबसे छोटा हैलोजन है, सबसे छोटा एलिमेंट है। और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है,
आयोडीन है इन चारों में से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है? आयोडीन की। यानी कि सबसे छोटे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो इसी तरह क्या होता है लैंथेनाइड में होता है। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा साइज किसका है? लैंथेनम। लैंथेनम का है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लैंथेनम की होगी और सबसे ज़्यादा लुटीशियम की होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या होंगी? एटॉमिक आयनिक रेडियाई डिक्रीज होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑफ लैंथेनाइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लैंथेनम टू लुटीशियम। तीसरा कंसिक्वेंस क्या है इसका? वो यही आयनिक रेडियाई का, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा कि आयनिक रेडियाई जो हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और चौथा जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिक करैक्टर के हवाले से। बेसिक करैक्टर जो होता है लैंथेनाइड्स का वो कैसे वेरिएट करता है यहाँ पर तो बेसिक करैक्टर का जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं फेजान रूल को। फेजान रूल, कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम? फेजान रूल। तो फेजान रूल हमें क्या बताता है? फेजान रूल हमें ये बताता है कि जितना आयनिक रेडियस कम होगा, जितना आयनिक रेडियस कम होगा उसकी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी और उसका कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई क्या होता है कि लैंथेनाइड सीरीज़ के जो हमारे पास ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स जो हैं इनके, उनकी जो बेसिक करैक्टर है, उनका बेसिक करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम चेक करते हैं तो वो क्या होगा? हम देखते हैं, अभी हम कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट मेंबर को और लास्ट मेंबर को। फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? लैंथेनम। लैंथेनम होता है। तो ये क्या बनाएगा? लैंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। और उसके बाद हमने क्या देखना है? लुटीशियम का देख लेना है, लुटीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर अब आप देखें कि क्वेश्चन भी आता है कि लैंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड और लुटीशियम हाइड्रो ऑक्साइड में से कौन ज़्यादा बेसिक है एंड वाई। रीज़न भी बतानी है। तो इसमें पहले हम रीज़न देख लेते हैं। इसका आयनिक रेडियस क्या है? ज़्यादा है। इसका आयनिक रेडियस सबसे कम है। मैंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, जिसका आयनिक रेडियस जितना कम होगा, आयनिक रेडियस जितना कम होगा उसकी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी और उसका कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। जब कोवेलेंट करैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होना हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो कैटाइन है वो एनाइन के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा का क्या मतलब है कि कैटाइनिक पार्ट एनाइनिक पार्ट के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा मजबूती के साथ ये दोनों आपस में जुड़े होंगे तो OH आयन निकालना उतना मुश्किल होगा। बेसिक करैक्टर क्या होता है कि बेस क्या होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देती है, OH नेगेटिव आयंस देती है। तो ये दोनों हाइड्रोक्सल आयंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों OH आयंस दे सकते हैं, लेकिन कौन इजीली दे सकता है? ये इजीली दे सकता है। इसमें से OH आयंस, इसके लिए इजी नहीं है कि ये OH आयंस दे सके। ये इजीली OH आयंस नहीं दे सकता एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? ड्यू टू मोर पोलराइजेशन एंड ड्यू टू मोर कोवेलेंट करैक्टर। इसकी पोलराइजेशन ज़्यादा है, इसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। कैटाइनिक पार्ट एनाइनिक पार्ट के साथ मोर स्ट्रॉन्गली यहाँ पर बाउंड है। तो यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन निकालना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि